स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे पहले हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की दो एक्सरसाइजेस को खत्म किया है, जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा है किसका, इनइक्वालिटीज का। आज हम एक्चुअल में लीनियर प्रोग्रामिंग को समझेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में लीनियर प्रोग्रामिंग काम कहाँ आता है। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें इसमें बता दूं। इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है। मैं सारे प्रॉब्लम्स को नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स लगने में साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्वेश्चन उसके बड़े होते हैं और फिर अगर उसका डिस्क्रिप्शन लिखने जाएंगे तो वो और बड़ा हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें से सपोज करो 9 प्रॉब्लम्स है टोटल इस एक्सरसाइज में, तो मैं उसमें से अराउंड तुमको 4-5 प्रॉब्लम्स कराऊंगा और 3 से 4 प्रॉब्लम जो सिमिलर टाइप के हैं वो मैं आपको एज ए होमवर्क में दूंगा। अगर वो आपको नहीं समझने आए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग को समझते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअली में है क्या। तो बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में अगर ऐसा कहा जाए, मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूं। सपोज करो आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, तो अगर आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। प्लेस रिक्वायर होगी, बेंचेस रिक्वायर होंगे, ट्यूबलाइट्स रिक्वायर होगी, फैन रिक्वायर होगा और टीचर्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, और बहुत सारा प्रमोशन स्टफ रिक्वायर होगा। ठीक है, और ये सब के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पैसा, कैपिटल आपको चाहिए होगा। अब मैं बोलूंगा कि सपोज करो मुझे चेयर्स चाहिए, तो मैं लिख देता हूं मुझे चेयर्स चाहिए। ठीक है, और उसके साथ मैं बोलूंगा कि मुझे टेबल्स भी चाहिए। ठीक है, चेयर्स और टेबल्स मिला लेना है। तो क्या मैं जितने चाहूं उतने टेबल ले सकता हूँ, जितने चाहूं उतने चेयर ले सकता हूँ? नहीं, मैं सिर्फ उतने ही चेयर और उतने टेबल लूंगा जितने मेरे क्लास में आ सकते हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे क्लास में सिर्फ 30 चेयर आ सकते हैं और मैं कहूं कि मेरी क्लास में सिर्फ 20 टेबल आ सकते हैं, बराबर, तो ये दोनों मिलाकर ज्यादा से ज्यादा मैं इतने ही ले सकता हूँ, मैक्सिमम इतना ही आ सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता। तो मैं ये बोल, सपोज करो मैं एक नंबर दे दूं, मैं नंबर दे दूं कि टेबल और चेयर मिलाकर, ठीक है, टेबल और चेयर मिलाकर सपोज करो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं सपोज करो इसको x बोल देता हूँ, नंबर के अलावा ये लगा देता हूँ, या y बोलता हूँ, या आप 20 और 30 भी ले सकते हैं, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि मेरा x प्लस y यानी कि टेबल प्लस चेयर मिलाकर कितना होना चाहिए, 50 या 60 बोला है मैंने, 60 या 60 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर। तो यानी मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लगा दिया, एक रुकावट लगा दी। वो रुकावट क्या लगाई मैंने, वो रुकावट ये लगाई कि मैं एक जगह को सेटअप कर रहा हूँ और उस जगह में ज्यादा से ज्यादा टेबल और चेयर मिलाकर इतना आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सपोज करो मेरे पास 10 लाख रुपए है उसको सेटअप करने के लिए, उससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास एक पैसे का भी कंस्ट्रेंट है। मैं अमाउंट कितना भी खर्चा करूंगा वो मैक्सिमम 10 लाख हो सकता है या उससे क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो जब हम इसको एक इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखते हैं विद डिग्री ऑफ 1 बट ऑब्वियस क्योंकि लीनियर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक रफ सा आइडिया है, जैसे ही आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, अभी जब प्रॉब्लम आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअली में होती क्या है। इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो इनइक्वालिटी के इस साइड लिखा जाता है उसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट माने कि रुकावटें, जो हमारे पास लिमिटेशन है वो। इसके अलावा जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपने किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट किया या कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप क्या करते हैं उसके अंदर, आप प्रॉफिट बनाते हैं। या सपोज करो आपने कोई डाइट प्लान चालू किया है या आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी कैलोरी का इंटेक कितना हो, मिनिमम हो, बराबर। तो यानी कि आप जो भी एक्टिविटी है, जो भी टास्क करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर एम होता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में उस एम को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहां मैं लिख देता हूं, उसे कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब ये है, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं z से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं या तो आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि क्या कंडीशन है। समझे मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, अगर आप सपोज करो आपने अंडों का बिजनेस स्टार्ट किया और आप अंडे बेच रहे, सपोज करो लॉकडाउन में आप अंडे बेच रहे हैं, तो आप अंडे बेच रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बताइए, प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। सपोज करो आप एक जगह पर चेयर्स और टेबल को सेट कर रहे हैं, तो आपको जगह से रिलेटेड क्या करेंगे, आप जगह को मिनिमाइज करेंगे, और जब मिनिमम स्पेस में ज्यादा चेयर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन वहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा।
तो जरूरी नहीं होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमेशा मैक्सिमाइज ही हो, वो मिनिमाइज भी हो सकता है। फेयर इनफ, इतनी बातें समझ में आई? ओके। अब इसके बाद जो आज हमारे एक्सरसाइज का जो मेन एम है वो है फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। आज हम एलपीपी को बनाना सीखेंगे कि एलपीपी एक्चुअली में बनता कैसे है। ठीक है, एलपीपी का मुख्य एम क्या है, वो बनता कैसे है। एलपीपी जो बनाना है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके वेरिएबल्स। मतलब जो चीजें सपोज करो हमें बेचनी है तो हम उसे एक्स और वाई अज्यूम कर लेंगे। ये जो चीजें हमें बढ़ानी है कम करनी है वो अज्यूम कर लेंगे एक्स वाई। फिर हम हमारे कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, जो भी हमारे पास नंबर्स है हम फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी के लिए उसको एक टेबल में डाल देंगे, और जब वो टेबल में चला जाएगा उसके बाद हम उसकी इनइक्वालिटीज को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ये टेक्निकल बातें मैं बता दूं, इसके क्वेश्चन बड़े बड़े लंबे होते हैं और इसके आंसर भी एकदम डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो मैं एकदम डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको नहीं लिखा रहा हूँ, आप वो किसी भी सोल्यूशन से रिफर करके लिख सकते हैं ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बचे। फिर ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो ये सारी बातों को नोट डाउन कर लो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, कंस्ट्रेंट क्या होता है और फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी में क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारी पहली प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले जो है खुद आप प्रॉब्लम को पढ़ लें। आप अगर एक बार खुद प्रॉब्लम को पढ़ लेंगे तो काफी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा चलो शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। तो हमारा पहला प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है, एक्सरसाइज नंबर 7.3। पहला प्रॉब्लम है, a manufacturing firm produces two types of gadgets A and B। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, सपोज करो आईफोन है, दो तरह के गैजेट बनाती है, एक गैजेट ए और एक गैजेट बी, which are processed in foundry and then sent to a machine for finishing। फाउंड्री एक तरह जहां पर शेप दिया जाता है उस जगह को फाउंड्री कहते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो उसको दो जगह भेजा जाता है, गैजेट ए को फाउंड्री में भेजा जाता है और मशीन शॉप में, वैसे गैजेट बी को भी फाउंड्री में भेजा जाता होगा मशीन शॉप में। ठीक है, द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी एंड द नंबर ऑफ मैन आवर्स अवेलेबल फॉर द फर्म आर एज फॉलोज वो दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए इज ₹30 एंड प्रॉफिट ऑन बी इज ₹20। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट दिया है, पहले पर ₹30 का प्रॉफिट, दूसरे पर ₹20 का प्रॉफिट, और आपको एक टेबल दिया है जिसको हम समझेंगे अभी, और इसी को आपको क्या करना है, एलपीपी बनाना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं टेबल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो टेबल क्या होगा मेरा, जो टेबल दिया है किताब में उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहां पर गैजेट है, गैजेट है यहां पर, जो कि कौन से है, ए है, और यहां जो गैजेट है वो बी है। फाउंड्री है यहां पर, यहां पर फाउंड्री है, ये 10 है और ये 6 है। फिर यहां पर मशीन शॉप है, एमएस है। मतलब टेबल यहाँ छोटा बना रहा हूं, आपकी टेक्निक में आपको दिख जाएगा वो टेबल। ठीक है, 5 और 4 है। उसके अलावा टाइम है, टाइम अवेलेबल जो है, मैन आवर्स जो है, टाइम अवेलेबल टाइम, यहां पर जो टाइम है वो 60 है, और यहां जो टाइम है वो 35 है। ठीक है, अब इसको एलपीपी में आपको प्रोड्यूस करना और बताना है कि कैसे होगा। ठीक है, इसका सबसे पहले टेबल को पढ़ लो, टेबल को पढ़ना समझो। इससे क्या समझे, इस टेबल से क्या समझे, गैजेट ए को फाउंड्री में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट या जो भी है वो। गैजेट ए को मशीन शॉप में कितना टाइम लगता है, 5। गैजेट बी को फाउंड्री में कितना टाइम लगता है, 6। गैजेट बी को मशीन शॉप में कितना लगता है, 4। ठीक है, अब और ये 60 और 35 क्या है, फाउंड्री में आप गैजेट ए को लेके जाओ, बी को लेके जाओ, बट फाउंड्री को आप कितने देर इस्तेमाल कर सकते हो, 60। और मशीन शॉप में आप गैजेट ए को लेके जाओ या बी को लेके जाओ, टोटल टाइम कितना इस्तेमाल कर सकते हो, 35। ठीक है, आपके वो प्रॉफिट दिया हुआ है हर एक प्रोडक्ट पर, जितने प्रोडक्ट बिकेंगे प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, यानी प्रॉफिट है तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, सिचुएशन को मैक्सिमाइज करना, बराबर। तो हम करते गए, हम सोल्यूशन में पहले तो एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स और वाई होगा, क्योंकि हमें इससे क्या करना है, गैजेट ए और बी को प्रोड्यूस करना है। तो हम मान के चलेंगे कि गैजेट ए जो है उसके एक्स यूनिट प्रोड्यूस हुए और गैजेट वाई के कितने प्रोड्यूस हुए,
गैजेट बी के सॉरी कितने प्रोड्यूस हुए, y यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। तो क्या लिखेंगे, लेट x एंड y बी द यूनिट्स। मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं तो उसको मैनेज कर लेना, बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखता होगा। अगर आपको ना दिखे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा मैं। तो लेट एक्स एंड वाई बी द यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ गैजेट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक्स और वाई आपका क्या है, वो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो गैजेट ए और बी में है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये ए और बी में जो रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस है वो गैजेट्स हुए। ठीक है, अच्छा अब फिर ये डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना उसको चेक करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए and B gadgets are 30 and 20 respectively, 30 rupees and 20 rupees respectively। ठीक है, ये सब डिस्क्रिप्शन अभी के लिए लिख रहा हूं, दूसरे सम जो आगे वाले सम से शुरू करूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखूंगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहां तक हो गया। हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, फिर हम लिखेंगे आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा बोलो, इज टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन। मेरे पास तो टाइम इतना ही है ना, अब इतने टाइम में मैं फाउंड्री या मशीन शॉप में ज्यादा ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूंगा ना। ठीक है, आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज दी प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम लिखेंगे z max। क्या लिखेंगे, z max लिखेंगे। प्रोडक्ट ए पे 30 रुपीज का प्रॉफिट है, सपोज करो प्रोडक्ट ए या गैजेट ए जो भी बोलो, उसके x प्रोडक्ट हमने बनाए थे, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 30 इंटू एक्स यानी 30x, और ये कितना होगा 20y। ठीक है, इतना समझ गए। अब हमारे कंस्ट्रेंट लिखते हैं हम, क्या हो गए। Foundry is available for 60 minutes. Since Foundry is available for 60 minutes, therefore इसके x प्रोड्यूस कर रहे हैं गैजेट ए के, तो टोटल 10 इंटू एक्स कितने होंगे, 10x होंगे। अगर एक गैजेट को 10 मिनट या 10 यूनिट ऑफ टाइम लगता है तो x यूनिट के लिए 10x लगेगा, और इसके कितने होंगे 6y होंगे, और ये लेस देन इक्वल टू कितना होगा 60 होगा या नहीं होगा, बराबर। तो ये आ गया, तो फाउंड्री इज अवेलेबल फॉर 60 मिनट्स, तो ये हो गया। फिर यहां पर लिखेंगे सिंस एमएस या मशीन शॉप इज अवेलेबल फॉर 35 मिनट्स, देयरफॉर आप लिखेंगे 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 35। ठीक है, हो गए, सारी इनइक्वालिटीज हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। इन दोनों को मिलाकर कोई इनइक्वालिटी नहीं बनी है ना हमारी, तो ठीक है, हमारी टाइम की इनइक्वालिटी खत्म हो गई। तो फाइनल ऐसे आंसर करके लिखे ना, आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा z max। वो जो है z max आपका क्या है 30x प्लस 20y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होता है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो है हमारा वो क्या क्या वो लिख देते हैं 10x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 60 एंड 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 35। और अगर नीचे नहीं लिख रहा तो मैं यहां लिख रहा हूं, पर आप नीचे लिख सकते हैं उसको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शायद हम जीरो प्रोडक्ट भी बनाए तो x और y का वैल्यू ये पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आई थिंक इतना ही पार्ट आपको करना है, तो आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। प्लीज कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं एक और एक सम करा रहा हूं, सेकेंड वाला, हालांकि मुझे नहीं कराना चाहिए वो। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म होता है, जो कि काफी सिंपल प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम जाएंगे हमारे दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए।
अब देखते हैं हम हमारा दूसरा सवाल क्या है। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन अ कैटल ब्रीडिंग फार्म it is prescribed the food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 units of nutrients A, B and C। मतलब एक कैटल ब्रीडिंग फार्म है, यहाँ पर कैटल्स को पाला जा रहा है, 2 सींगों वालों को पाला जा रहा है, उनको चारा दिया जा रहा है। वो चारा जो है 3 तरह का है, A, B, C का है। अगर A वाला चारा है तो वो टोटल 14 यूनिट्स होना ही चाहिए, B वाला 22 और C वाला एटलीस्ट 1 यूनिट होना ही चाहिए। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उन चारों में। अब 2 तरह के चारे वहां अवेलेबल है, 2 फॉडर्स अवेलेबल है, फॉडर 1 और फॉडर 2। ईच ऑफ दीज 2 कंटेन्स द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ दीज 3 यूनिट्स। मतलब वो जो टेबल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट ए बी सी कितना है वो दिया है। टेबल लिखकर मैं समझाता हूँ क्या है, क्वेश्चन समझ लो पहले। द कॉस्ट ऑफ फॉडर 1 इज ₹3 पर यूनिट एंड द फॉडर 2 इज 2 पर यूनिट। फॉर्मुलेट द एलपीपी एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, अब पहले बना लेते हैं, फिर मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेकंड वाले में है क्या। टेबल को अगर रीड करना सीख गए तो काफी आसान होगा तुम्हारे लिए। तो यहां पर ऐसे करके यहां पर न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, और यहां पर फॉडर दिया हुआ है। और यहां ऐसे है, ये फॉडर 1 है और ये आपका यहां पर क्या है, ये फॉडर 2 है। ठीक है, यहां पर क्या है, ए है, यहां क्या है, बी है, और यहां क्या बेटा, सी है। 2 2 1 है, 2 2 1, यहां है 1 3 1 है। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूं। F1 का जो है कॉस्ट कितना है, ₹3 का है। ठीक है, और हमारा 1 मिनट, हमारा जो Y है उसका कॉस्ट कितना है, ₹2 का है। ठीक है, सेकेंड जो फॉर्डर है वो कितना है, ₹2 का है। ठीक है, हाँ, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना है, फॉर्डर खिलाना है। ये क्या करना है, हमको खिलाना है। ठीक है, अभी उसमें अपने टोटल को नहीं लिखा, न्यूट्रिशन का कॉस्ट नहीं लिखा, मतलब फॉर्डर 1 खिलाना है एनिमल को और फॉर्डर 2 भी क्या करना है, खिलाना है। हाँ, इस न्यूट्रिशन, यहाँ पर ये न्यूट्रिशन के टेबल को हम जरा पूरा कर लेते हैं। कैसे, वो देखो, पहले तो टेबल को समझ लो। ये टेबल क्या है बेटा, ये टेबल ये है कि न्यूट्रिएंट ए में, न्यूट्रिएंट जो ए है फॉर्डर 1 में 2 यूनिट उसका होना ही चाहिए। न्यूट्रिएंट ए जो है फॉर्डर 2 में 1 यूनिट उसका होना चाहिए। फॉर्डर बी में, फॉर्डर 1 में बी का न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए, 2। फॉर्डर 1 में सी का न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहले टेबल को समझ लो, है ना। आड़े टेढ़े कहीं से भी अगर मैंने पूछा, अगर मैं तुमसे पूछूं ये क्या है, या अगर मैं तुमसे पूछूं ये क्या है, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट जो सी है ना, फॉर्डर 2 में उसका कितना यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। देखो, इसको करने का सबसे पहला स्टेप यही है बेटा कि आप टेबल को समझो। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द टेबल, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट ए कितना है, न्यूट्रिएंट बी कितना है, न्यूट्रिएंट सी कितना, उसकी अवेलेबिलिटी हमको दी हुई है सवाल के अंदर, तो उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो न्यूट्रिएंट ए की अवेलेबिलिटी 14, 22 और 1 है। 14 है, 22 है, और ये यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, अच्छा, अब आपको मिनिमाइज करना है कॉस्ट। मिनिमाइज करना है तो कॉस्ट हम एक्स और वाई को क्या ले लेते हैं, एक्स और वाई को ले लेते हैं कि फॉर्डर 1 जितना गया और फॉर्डर 2 जितना गया, मतलब फॉर्डर 1 के कितने यूनिट्स गया और फॉर्डर 2 के यूनिट्स कितने गए। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स एंड वाई be the units of fodder 1 and fodder 2 respectively। ठीक है, तो ये फॉर्डर 1 और फॉर्डर 2 के यूनिट्स क्या है, ये आपके सामने है। ठीक है, तो यहां तक हो गया, ये एक्स और वाई के आपके पास क्या हो गए, यूनिट्स हो गए फॉर्डर 1 और फॉर्डर 2 के लिए। अच्छा, तो अब ये फॉर्डर 1 के अगर x यूनिट्स है यहाँ पर, तो टोटल देखो, न्यूट्रिएंट टोटल कितना अवेलेबल है, 14। कौन सा न्यूट्रिएंट टोटल, ए वाला। तो फॉर्डर 1 में आप चाहे जितने
फॉर्डर 1 का एक यूनिट में कितने जाते हैं, 2 जाता है, बराबर। ये 2 का मतलब क्या है, ये 2 का मतलब है कि न्यूट्रिएंट ए जो है फॉर्डर 1 में कितना पड़ता है, 2 यूनिट एक फॉर्डर में पड़ता है। अब हमने फॉर्डर 1 के कितने यूनिट्स देने, x यूनिट्स देने, तो ये टोटल कितना जाएगा, 2x जाएगा, है ना। और मैं अभी कंस्ट्रेंट चलो लिख देता हूं, मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये कितना जाएगा, 2x जाएगा। और फॉर्डर 2 में न्यूट्रिएंट ए का कंटेंट 1 जाता है और y यूनिट्स बेचेंगे तो कितना जाएगा, 1/, यानी कि y। ये आप कितने भी बेच लो और कितने भी बना लो x और y में, इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू कितनी रहेगी, 14 ही रहेगी, बराबर। हाँ, ऐसे ही कंस्ट्रेंट हम बना लेंगे। एक्चुअली कंस्ट्रेंट पहले लिखना नहीं, ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रेंट हमें बनाने। हाँ, इसमें एक और चीज मैं भूल गया जो बताना था, सबसे पहले लिखने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। हमें यहाँ पर क्या करना है, मिनिमाइज करना है फॉर्डर का इंटेक। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, इज टू मिनिमाइज द इंटेक ऑफ फॉर्डर्स, बराबर। तो हम ये लिख देते हैं, आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू minimize the intake of fodder, ठीक है। फॉर्डर के इंटेक को क्या करना, मिनिमाइज करना, ये हमारा एम है। अगर ये हमारा एम है फॉर्डर के, तो हम क्या निकालेंगे, जेड मिनिमम निकालेंगे। तो हमारा जेड मिनिमम क्या होगा, जेड मिनिमम हम जो निकालेंगे, ये 3 है, 3 रुपए का एक है ना, x यूनिट का है और ये y का है, तो इसको क्या ले लेंगे, 3x प्लस 2y, ये हो जाएगा। अब ये सबकी अवेलेबिलिटी इसके कंस्ट्रेंट में बता चुका हूँ, ठीक है। कंस्ट्रेंट फॉर हम लिखते हैं कंस्ट्रेंट या अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, सॉरी कंस्ट्रेंट ऑफ लिखते हैं यहाँ पर, देखो कंस्ट्रेंट्स ऑफ कौन से हैं न्यूट्रिएंट्स, कंस्ट्रेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स A, B and C are, मतलब आप कितने भी यूनिट बनाकर बेचना है बेचो, पर इसके कंस्ट्रेंट्स आपको ये दिखाई देंगे, जैसे कि ये 2x होगा और ये y होगा, ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। ये किसके लिए है, A न्यूट्रिएंट के लिए, बराबर है। इसका मतलब समझे ना, फॉर्डर 1 आप x यूनिट्स बनाओ, x मतलब कितने भी यूनिट्स बनाओ, हर एक में 2 यूनिट डालो न्यूट्रिएंट ए का। फॉर्डर 2 जो है आप कितने यूनिट्स बनाओ, y यूनिट्स बनाओ, हर एक में 1 यूनिट डालो न्यूट्रिएंट ए का, पर ये सब मिलाकर कितना होना चाहिए, 14 तक जाना चाहिए। वैसे सेकंड वाला क्या आएगा बताओ, 2x प्लस 3y होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 22 होगा। ये किसके लिए आएगा, b के लिए आएगा। वैसे c के लिए क्या होगा, 1x यानी कि x प्लस y, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये किसके लिए आ जाएगा, c के लिए आ जाएगा। समझ गए, हो गया। फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर ये आएगा, z मिनिमम होगा 3x प्लस 2y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होगा 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 14, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 22, x प्लस y लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 1। फेयर इनफ, समझ में आया। और वही जो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे आगे बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। समझ गए, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लिया मैंने समझाने के लिए इसको, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, ठीक है। पर सबसे आसान प्रॉब्लम में से है, एक बार रीड करना सीख गया इसको कि टेबल रीड कैसे किया जाता है, तो आपके लिए काफी इजी होगा, ठीक है। इसको लिख लिया, ओके। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम जाएंगे अगले सवाल की तरफ बेटा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। यूजुअली मैं बड़े वीडियोस आपके लिए बनाता नहीं हूँ, मुझे मेरा मानना ऐसे है कि बच्चे बड़े वीडियोस को देखते नहीं है या पूरा फोकस या अटेंशन नहीं रखते हैं, तो ठीक है ट्राई करते हैं, क्योंकि ये काफी आसान है, तो वो देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। आई जम्प टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 काफी बड़ा है और यहाँ पर टेबल नहीं दिया है, तो हमें टेबल को बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो देखो, अ प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स 2 टाइप्स ऑफ मैगजीन ए एंड बी। एक प्रिंटिंग कंपनी 2 टाइप की मैगजीन्स बनाती है, ए और बी। कंपनी अर्न्स ₹10 and 15 on मैगजीन ए एंड बी पर कॉपी। ए पर 10 और बी पर 15 रुपए से मिलते हैं। द प्रोसेस ऑन 3 मशीन्स A1, 2 and 3। अब इसका मैं टेबल क्वेश्चन के साथ बनाना शुरू करता हूँ ताकि आपको समझे। तो एक प्रिंटिंग कंपनी है आपके पास,
ठीक है, तो हम टेबल में अगर बनाना चाहे तो सपोज करो इस साइड पर हम मशीन्स को लिखते हैं, यहाँ पर मशीन है, और इसी टेबल में यहाँ पर हम मैगजीन्स को लिखते हैं। ठीक है, मैगजीन जो है एक मैगजीन जो है आपके पास वो कौन सी है, यहाँ लिखते हैं मैगजीन ए, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी मैगजीन लिखते हैं बी। ठीक है, और 3 मशीन है, तो M1 है एक मशीन है बेटा M2, और एक मशीन बेटा M3। ठीक है, ये 3 आपके पास मशीन है। तो अब इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये है कि आपको दिया है ये 3 मशीन पे प्रोसेस होती है। मैगजीन ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन 1, 5 आवर्स ऑन मशीन 2 एंड 2 आवर्स ऑन मशीन 3। तो 2 5 2, इस पर 2 लगता है, इस पर 5 लगता है, इस पर 2 लगता है। वैसे मशीन बी के लिए भी तीनों नंबर्स क्या है, 3 2 और 6 है ना। तो यहाँ आएगा 3, यहाँ होगा 3, फिर होगा 2, फिर होगा 6। ठीक है, ये होता है। अब इसके अलावा भी ये दिया है मशीन 1 2 एंड 3 आर अवेलेबल फॉर 36 50 एंड 60 आवर्स पर वीक। ठीक है, तो इनकी टाइम अवेलेबिलिटी है, तो टाइम अवेलेबिलिटी लिख देते हैं यहाँ पर। इनकी अवेलेबिलिटी है कि मशीन 1 जो है वो 36, मशीन 2 जो है 50 और मशीन 3 जो है वो 60 इसके लिए क्या होती है, अवेलेबल होती है। और कॉस्ट लिख देते हैं मैगजीन ए के लिए। मैगजीन ए कितने रुपए की आती है, 10 रुपए की ना, और मैगजीन बी जो है वो 15 रुपए की आती है। ठीक है, मैगजीन बी जो है हमारे लिए वो कितने की आती है, 15 रुपीज की आती है। फेयर इनफ, लिख दिए। अच्छा, आपको करना क्या है, सॉरी हाँ, आपको करना ये है यहाँ पर formulate the LPP to determine the weekly production of magazine A and B so the total profit is maximum। आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मैगजीन्स को बेचना पड़ेगा। आप जितनी ज्यादा मैगजीन्स को बेचोगे प्रॉफिट आपका उतना ज्यादा होगा, है ना। तो हम जो क्या करेंगे, वही एक्स और वाई क्या होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। एक्स होगा मैगजीन ए के यूनिट्स बेचना, वाई होगा मैगजीन बी के यूनिट्स बेचना। हमें प्रॉफिट बनाना है तो ऑब्वियसली जेड यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, और उसके बाद ये टेबल की एलपीपी को कंस्ट्रेंट में लिख देंगे। ठीक है, अब की बार एक्स और वाई समझ गए ना क्या होगा, तो चलो मैं लिख देता हूं हमारे लिए। लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई बी द यूनिट्स ऑफ, बी द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ मैगजीन A and magazine B respectively। ठीक है, इतने यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हुए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब यहां तक तो आप पहुंच गए। अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज करना। तो क्या करेंगे, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट, तुम समझ जाना। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो जेड मैक्स क्या होगा बताओ, जेड मैक्स होगा, एक मैगजीन 10 रुपए की बिकती है तो एक्स यूनिट बेचने हैं, और इसके कितने बेचने हैं, वाई यूनिट बेचने हैं। बराबर हो गया। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो लिखेंगे, हमारे कंस्ट्रेंट क्या होंगे, मशीन 1 के लिए पहला कंस्ट्रेंट क्या होगा, मशीन 1 के लिए मैगजीन, ये एक मैगजीन ए मशीन 1 पे कितनी देर रहती है, 2 आवर्स के लिए। मैगजीन बी मशीन 1 पर कितने आवर्स के लिए रहती है, 3 आवर्स के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, उसके x यूनिट हुए थे तो 2x प्लस 3y, और ये लेस देन इक्वल टू क्या हुआ, 36 के लिए। ये किसके लिए हुआ, मशीन 1 के लिए हुआ। बराबर। वैसे मशीन 2 के लिए क्या आएगा, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50 मशीन 2 के लिए। देखो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एग्जाम में जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो सके, यानी जितना ज्यादा खींच के लिख सको, जितना ज्यादा बता सको एग्जामिनर को, उतना अच्छा है। एक ही प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में, ऐसा ज्यादा। ठीक है, और यहाँ होगा 2x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 60 फॉर क्या होगा, M3 मशीन 3 के लिए। बराबर। फिर आंसर हम लिखेंगे, आंसर में क्या आएगा बताओ, z मैक्स होगा 10x प्लस 15y। दूसरा आएगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में क्या लेंगे, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 36, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50। होप सो आपको समझने आने लगा होगा अब तक। और ये होगा लेस देन इक्वल टू 60, और ये क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0
y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फेयर इनफ, समझ में आया? आसान है। टेबल में और तरीके भी है बनाने के, आपको दूसरे तरीके होंगे, इसको यहाँ लिखना चाहे आप, यहाँ लिखकर बनाना चाहे तो उस तरह से भी अरेंज करके बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। टेबल को जितना डिटेल में आप अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, मतलब एग्जामिनर को मराठी में क्या करते हैं, एग्जामिनर ला आवडणार। ओके, चलो आगे बढ़े। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, चलो लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर को करते हैं। क्या हमें क्वेश्चन नंबर 5 को करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करने की जरूरत भी नहीं है, आपको खुद भी काफी सिंपल है, करके देखिएगा। अगर नहीं आया तो प्लीज बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है। सो आई डू क्वेश्चन नंबर, रहने दो, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है ना। आई डू क्वेश्चन नंबर दिस वन, 5th वन विद यू गाइस। 5th करा देता हूँ, एक 8th करा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से तो मैं समझने आ जाएगा कि क्या है। बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो यार, काफी सिंपल है। 8 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब क्या, 9th स्टैंडर्ड के जैसा कंसेप्ट लगाना है और क्वेश्चन को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आप ही बना लेंगे, मैं इसको रफली सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, चलो क्वेश्चन देखो क्या है। A manufacturer produce bulbs and tubes. Each of these must be processed through two machines, M1 and M2. ठीक है, दो मशीन से जाना है इसको, M1 और M2, बल्ब और ट्यूब्स बनाता है। ठीक है, A package of bulbs require 1 hour of work on machine 1. ठीक है, and 3 hours on machine M2. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं सेम चीज। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है। दो मशीनें, एक मशीन है M1 और एक मशीन है M2। ठीक है, इन दोनों मशीन पर क्या बनते हैं, बल्ब बनते हैं और ट्यूब्स बनते हैं। ठीक है, बल्ब जो है उसने कहा है कि बल्ब रिक्वायर 1 hour on machine 1 and 3 hours on machine 2। 1 hour on machine 1 पे लगता है बल्ब को, 3 hours on machine 2। वैसे ही a package of tube require 2 hours on machine 1 and 4 hours on machine 2 लगता है। ठीक है, आगे he earned the profit of 13.5 per package of bulb and 55 rupees per package ऑफ ट्यूब। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर आपको फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इफ यू ऑपरेट द मशीन M1 फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स अ डे। अवेलेबिलिटी दिया है कि M1 की जो अवेलेबिलिटी है वो कितना जा सकते हैं, 10 आवर्स के लिए जा सकते हैं, और M2 की दी है कितनी है, वो 12 आवर्स के लिए जा सकते हैं। बल्ब पे जो प्रॉफिट है वो लिख देते हैं, 13.5 का है ना, बल्ब पे जो है वो प्रॉफिट है रुपीज 13.5 का, और इस पर जो प्रॉफिट है, इस पर ट्यूब्स पर वो कितना है, रुपीज 55 का। मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, फटाफट बताओ क्या होगा, एक्स और वाई क्या होगा आप लोग बताओ। एक्स होगा बल्ब प्रोड्यूस करना, वाई होगा ट्यूब्स प्रोड्यूस करना पर पैकेज, है ना। उसी को तो मैक्सिमाइज करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो क्या करेंगे, जेडमैक्स लिखेंगे। जेडमैक्स क्या होगा बताओ, जेडमैक्स होगा 13.5x होगा और क्या होगा 55y होगा, बराबर ना। ये कैसे आया समझ गए ना। पहले तो डिटरमाइन करना है कि मिनिमाइज होगा या मैक्सिमाइज होगा। उसके अलावा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिख दो, क्या क्या कंस्ट्रेंट है आपके। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट मशीन क्या है ना, कंस्ट्रेंट तो मशीन के बल्ब, और ये तो जितना चाहो प्रोड्यूस करता हूँ। मशीन का कंस्ट्रेंट क्या है, मशीन 1 पे बल्ब कितनी देर बैठता है, 1 यूनिट के लिए, 1 आवर के लिए जो भी है। तो 1x आएगा तो x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, जो हमेशा करते आ रहे। लेस देन इक्वल टू कितना होगा 10 होगा। इसके अलावा यहाँ क्या होगा 3x होगा, और ये क्या होगा 4y होगा। लेस देन इक्वल टू क्या होगा 12 होगा, और वही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, समझ गए। अब इसके अलावा हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जो थोड़ा सा अलग है, और बाकी सब तो सेम है इसके अंदर। ठीक है, समझ गए इतना। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज के लिए आखिरी क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से देखो, और जो बच्चे असाइनमेंट सबमिट करते हैं, चाहे वो एएसआई के हो या दूसरे बच्चे, उसको एकदम थरोली जो फॉलो कर रहे हैं हमको एज एफ लाइक अ ट्यूशन प्रॉपर, तो वो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे प्रॉब्लम्स को करो। मैंने जितने प्रॉब्लम्स कराए हैं वो मत करो, मतलब वो तो करो ही, उसके अलावा बाकी प्रॉब्लम्स को भी ट्राई करो। ठीक है, पक्का हो जाएगा, आई नो तुमको आएगा। काफी सिंपल से लॉजिक, और डिस्क्रिप्शन तुम एग्जाम में डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल समझ लो, अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने आता है तो। ठीक है, जो लोग वर्नाक्युलर मीडियम से उनको प्रॉब्लम होती है थोड़ी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट भी मार्क करें, शायद कुछ बच्चों को ना समझे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, इफ अ जॉन ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ही हैज टू स्पेंड ₹5 किलोमीटर ऑन पेट्रोल। मैं एक एक करके बना लेता हूँ। जॉन अब्राहम, ठीक है, धूम वाला, मतलब ना धूम में आया भूसा चलाता हूँ, ठीक है, वही है ना, ठीक है। तो उसको क्या लग रहा है, ₹5 किलोमीटर लग रहा है, क्या ₹5 पर किलोमीटर लगता है अगर वो 60 की स्पीड से चलाएगा। ठीक है, 60 की स्पीड से चलाएगा तो इतना पैसा लग जाएगा, और 90 किलोमीटर की स्पीड से चलाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएगा, तो सपोज करो उसे पैसा कितना लग रहा है, वो दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। तो मोबाइल में छोटा दिखता है, तो शब्द ढूंढने में काफी तकलीफ होती है, मतलब किधर है क्या दिखता नहीं है, समझ नहीं आता। ठीक है, आगे दिया है द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस टू इट, वो तो हो गया। ही हैज टू स्पेंड ₹600 ऑन पेट्रोल इन विशेष टू ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, जॉन इब्राहिम के पास 600 रुपए है और वो चाहता है कि पूरा धूम से बाइक तो चलाए, टोटल 600 रुपए के अंदर में, तो उतना ही पैसा है उसके, मतलब 600 रुपए में से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। दिक्कत समझ रहे हो जॉन भाई की दिक्कत क्या है? जॉन भाई की दिक्कत ये कि वो स्लो चलाए तो 5 रुपए पेट्रोल बच जाए, पर स्लो चलाएगा तो डिस्टेंस भी उतना कम कवर होगा, क्योंकि टाइम उसके पास कम है, टाइम का भी कंसेंट दिया है आगे, और अगर फास्ट चलाए तो पैसा बढ़ जाएगा पर डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। तो उसे ऐसा कुछ टैक्टिक्स अपनाना है जिससे 600 रुपए भी पूरी तरह से खर्चे हो और बेस्ट तरीके से, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस भी कवर हो। और उसे ये दिया है कि सब जो करना है उसे विद इन एन आवर करना है, मतलब 1 ही घंटा उसके पास। ठीक है, 1 घंटे के अंदर उसे, ऐसा नहीं हो कि जॉन भाई ने 5 किलोमीटर पे स्लो चला रहे, पैसे बच गए पर डिस्टेंस कम कवर हुआ, और ऐसा नहीं कि 8 किलोमीटर पर चलाए, हाँ इतना फास्ट चला कि आधे घंटे में पूरा 600 रुपए खत्म हो गया, ऐसे नहीं कर सकते। तो जॉन बड़ी दिक्कत में, हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे करेंगे हेल्प, देखते हैं। इतना तो पक्का है कि जॉन भाई 60 की स्पीड पे कुछ तो डिस्टेंस कवर करेंगे, तो वो डिस्टेंस को हम x1 मान लेंगे। ठीक है, हाँ, जो 60 की स्पीड पे कवर कर रहा है, जो 90 की स्पीड पर कवर कर रहा है उसे क्या मान लेंगे, x2 मान लेंगे। ठीक है, समझ गए? x1 x2 आप अपनी किताब में डिस्क्राइब कर लेंगे, क्या होगा बताओ, x1 x2 क्या होगा, लेट x1 with the distance traveled at a speed of 60 km per hour and x2 with the distance traveled at 90 km per hour। ठीक है, ये x1 और x2 हो गया। लिखा नहीं रहा हूं, छोटे बच्चे हो नहीं तो तुम उतना तो लिख सकते हो। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला तो सुना ही होगा, साइंस के स्टूडेंट हो, है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास, टाइम को यहां धक्का दो, स्पीड को यहां लाओ, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ही नहीं। जॉन भाई की दिक्कत क्या है, जॉन भाई ने डिस्टेंस x1 कवर किया, स्पीड क्या रखी थी 60, अरे रखी थी या नहीं, तो इनमें उसको कुछ टाइम लगा होगा, उस टाइम को सपोज करो अभी t1 मानते हैं, प्रॉब्लम में लिखना नहीं, समझाने के लिए बताओ। जॉन भाई को यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा, t2 लगा होगा, तो t1 टाइम कितना होगा बताओ, t1 टाइम के लिए उनका डिस्टेंस है वो कितना है, उनका डिस्टेंस कितना है, t1 टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया x1, और स्पीड क्या थी जॉन भाई की, अरे 60 थी या नहीं, समझ रहे हो। और यहाँ पे t2 होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया था x2, क्या स्पीड थी 90, और ये दोनों मिलाकर t1 और t2 मिलाकर टोटल टाइम होगा, बराबर। तो जो टोटल टाइम है, तो हमारा पहला कंस्ट्रेंट समझिए जो टाइम के लिए है, पहला कंस्ट्रेंट जो हमारा टाइम के लिए वो क्या होगा, वो होगा x1 अपॉन 60 प्लस x2 अपॉन 90 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये 1 क्या 1 आ रहा है ना, अरे 1 घंटे का ही टाइम है ना, तो टाइम इसमें जितना भी लगे, जितना भी टाइम इसमें घूमना है घूमो, ये स्पीड पे जॉन भाई को इसमें जितने भी टाइम घूमना है घूमो, पर 1 घंटे में या 1 घंटे से कम में उसको क्या करना है, रिटर्न आना है, 1 घंटे से ज्यादा वो क्रॉस नहीं कर सकता, बराबर। तो ये टाइम के लिए कंस्ट्रेंट हो गया, जो तुम्हारा टाइम के लिए था। ठीक है, अब ये बात हो गई। हाँ, दूसरी बात ये कि पैसे कितने हैं, पैसे उसके टोटल 600 है, बराबर। के पास और भी कंस्ट्रेंट है जो कि पैसे का कंस्ट्रेंट था, बराबर। तो वो 5 रुपीज पर किलोमीटर पर x1 का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और 8 रुपीज पर किलोमीटर पर वो मतलब 90 की स्पीड पर जा रहा है, बराबर। इस पे x2 का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, और ये दोनों मिलाकर मतलब ये क्या कॉस्ट ही है ना, ये 5 रुपए एक का, तो x1 डिस्टेंस का ये, तो ये टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 600 होना चाहिए। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारे कॉस्ट के लिए जो 600 रुपए थे।
इसके अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना, यानी कि z मैक्स होगा। और डिस्टेंस ज्यादा कब कवर होगा? जब x1 प्लस x2 होगा और ये दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ली जाएगी, तब हमारा क्या होगा? z मैक्स कवर होगा। समझ रहे हो ना? x1 जितना ज्यादा कवर करेगा, x2 जितना ज्यादा कवर करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उतना अच्छा होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए एक हो गया, कॉस्ट के लिए एक हो गया और एक टाइम के लिए हो गया। और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0। समझ रहे आया? तो मैंने ओवरऑल तुम्हें ये प्रॉब्लम भी समझा दिया है, फ्रेम नहीं किया, इसको फ्रेम करके तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो होप सो ये प्रॉब्लम भी तुमको समझा होगा कि क्या करना है। एंड में मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि क्या होगा। z मैक्स हमारा क्या हो रहा है? z मैक्स हमारा हो रहा है x1 प्लस x2, क्योंकि हमें डिस्टेंस को क्या करना था? मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, उसके अलावा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में हमारे पास जो ये वाला कंस्ट्रेंट है वो किसके लिए? क्योंकि टाइम दिया था, 1 घंटे का टाइम है, तो उसका कंस्ट्रेंट तो बनाना जरूरी है। तो ये किसके लिए था? टाइम के लिए था ये कंस्ट्रेंट। उसके अलावा हमें पैसे का कंस्ट्रेंट दिया था, तो 5x प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 600 होगा। ये होगा आपका कॉस्ट के लिए कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो मैंने सफिशिएंट प्रॉब्लम इसमें से करा दी है। होप सो आपको सारी चीज समझी होगी। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, और जो प्रॉब्लम मैंने छोड़े हैं प्लीज उसको ट्राई कीजिए। डाउट्स आए तो प्लीज मेंशन कीजिए। डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मत बोलिए कि सर करा दीजिए उसको, आप उसको एक बार ट्राई करके देखिए। और प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन आप खुद से लिखना सीखिए, क्योंकि ये क्लास 12 है, क्लास 8 9 नहीं है जहां पर मैं आपको एक एक डिस्क्रिप्शन को डिक्टेट करके लिखाता रहूं। तो होप सो सारी चीजें आपको समझी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो प्लीज डिसलाइक भी कीजिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है, पर्सनली पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, पॉसिबल होगा तो रिप्लाई भी दूंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।